starting with Organization of Commerce, 11th Standard, Chapter 1, Introduction of Commerce and Business. Introduction of Commerce and Business. Okay. सबसे पहले सी, ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसे कमाने के लिए, अपना लाइफ चलाने के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन चीजें हो सकती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसे के मोटिव से नहीं कर रहे हैं, योर मॉम मेकिंग लवली फूड फॉर यू एट होम, वापस पैसा नहीं चाहिए, out of love and affection she is doing that for you, so that is non economic activities। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, कर रहा इंसान ही है, so they are human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement। वो जो है कि मुझे ये काम करके अच्छा लगता है, या सोशल गैदरिंग, या मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ तो मुझे वो करने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं मेरे घर में बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस, पैसा नहीं है इसमें बदले में। सो रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, दीज आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लंगर में लोग कितना सेवा करते हैं, है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल्स विद इन द सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो कोई भी चीज प्रोडक्शन से चालू होगी, दैट इज इवन आई एम सेइंग कोई छोटा सा, आप मान लो एक पेन भी खरीदने जाते हो, प्रोडक्शन से चालू होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेयर हाउस में वो स्टोर होता है, फिर उसके बाद वो रिटेलर्स के पास पहुंचता है, शॉप्स पे, फिर आप उसको खरीदते हो, कंज्यूम करते हो, इन सब में मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये काम लोग क्यों करते हैं? टू अर्न लाइवलीहुड। इसके छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, यदि आपको मीनिंग समझ में आता है तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसे के लिए की जाती है फॉर मनीज एंड मनीज वर्थ, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर योर सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रोफेसर हैनी क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, है तो ह्यूमन ही, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, उसके लिए हम करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, पहले हेड पॉइंट्स लर्न करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इतना तो पता चला ना, पैसे के लिए काम कर रहे हो तो इकोनॉमिक, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो देखो ई से पकड़ो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद सामान का लेन देन तो होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इधर एक और ये समझ में आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी होगा। 3 पॉइंट जब समझ में आते हैं तो लर्न भी करने पड़ेंगे लॉन्ग आंसर्स में, और लिखने भी पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वेयर देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। हमेशा 2 पार्टीज तो होंगी ना। तो देखो तुमने ई से 3 पॉइंट लिए हैं, उसके बाद तुम देखो अपना ये बात करो, प्रॉफिट मोटिव। सो 2 पार्टीज होंगी। सबसे पहले ये देखो 2 पार्टीज, एक बायर एक सेलर, तो 2 पार्टीज, तो पी फॉर 2 पार्टीज। देन प्रॉफिट मोटिव, पी फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिना प्रोडक्शन के क्या सामान बेचने वाले हो तुम? तो जनरली आप अपनी सर्विस बेच रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन जनरली 90% केस में तो सामान बेचा जाता है ना, तो बिना प्रोडक्शन के क्या गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे?
दैट इज वन थिंग। फिर बिजनेस आज करूंगा और कल नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। और आपको सोचना चाहिए आप बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। अब देखो सी से क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स है, एंड देन सी से देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप सी से देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ओके। एंड रिस्क के बिना क्या रिटर्न, यदि तुम एलिमेंट ऑफ रिस्क लेके आए, इन दो वर्ड्स को भी साथ में रख लिया तुमने, जहां बिजनेस में रिस्क है वहीं तो रिटर्न है। तो ये फास्ट लर्न हो जाएगा कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मैंने ई से कुछ वर्ड्स सोचे, मैंने पी से कुछ वर्ड्स सोचे, मैंने सी से कुछ वर्ड्स सोचे, रिस्क सोचा, रिटर्न सोचा, हो गया। आई विल रिपीट। बिजनेस एक्टिविटी सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ई से, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ई से, थर्ड एलिमेंट ऑफ रिस्क ई से, जहां रिस्क है वहां रिटर्न है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो रिटर्न भी तो होगा, अनसर्टेन रिटर्न, पता नहीं कमाओगे बहुत कमाओगे लॉस करोगे पता नहीं, तो अनसर्टेन रिटर्न। ये बात हुई ई की। अब आते हैं हम पी पे, दो पार्टीज तो होनी चाहिए फॉर अ बिजनेस, टू पार्टीज। मोटिव क्या है, प्रॉफिट करना, लॉस करने के लिए कोई बिजनेस नहीं करता, तो दैट इज प्रॉफिट मोटिव। कैसे करें, बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात हुई पी की, खत्म। चलो अब आ जाओ सी पे। सी पे कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स, आज बिजनेस कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं होता। देन उसके बाद सी पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिस्क रिटर्न की हम बात कर चुके हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स मैंने आपको लर्न कराने की कोशिश की है, समझा डेफिनेटली आपको होगा। अब एक्सप्लेन करती हूँ इसको। An economic activity. Business is an economic activity as it is undertaken to earn money and livelihood. पैसा कमाना, अपना घर चलाना, इसलिए वो बिजनेस एक्टिविटीज है। यदि वो बोले लव या सेंटिमेंटल रीजंस के कारण होता तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब टू पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर, ठीक है। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो अग्रीमेंट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर विच मे बी रिटन ऑन ओरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल भी हो सकता है वो अग्रीमेंट, रिटर्न भी हो सकता है। देन सेकेंड इज प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स either by increasing the volume of sales or reducing its cost. That's one thing. Next, production of goods and services. So कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करेगी तब तो मार्केट में बिकने आएगी। तो इट इज बिफोर यू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव टू प्रोड्यूस इट। तो गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सप्लायर with the aim of selling it further to the customers for profit. तो प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। द पॉइंट इज चिल्ड्रन, हेड पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। अंदर जो मैटर है यू कैन राइट इट इन योर वर्ड्स बट विद कीवर्ड्स, बिना कीवर्ड्स के आंसर जमता नहीं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सचेंज कैसे होगा, मैं आपको सामान देती हूँ तो आप मुझे पैसे दो, तो वन इज यू गिव मी समथिंग इन रिटर्न, जैसे मनी दो या मनी इज वर्थ। जब मैं तुमको एक सामान दूं और तुम मुझे बदले में एक दूसरा सामान दो, दैट इज बार्टर सिस्टम। सो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मनी और मनी इज वर्थ। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विद मनी, एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक फॉर कैश, तो मैंने नोटबुक लिया तुमको कैश दे दिया। On the other hand, in case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and services. जैसे मैंने तुमसे wheat लिया और तुमको राइस दे दिया, that is barter exchange. Now dealing in goods and services, देखो ये इसका यहाँ पे है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनो। गुड्स एंड सर्विसेज, दो तरह के गुड्स हैं, वन इज कंज्यूमर गुड्स, अदर इज कैपिटल गुड्स। अब जैसे मान लो कि मुझे पेन खरीदना है, आई वांट टू बाय अ पेन, तो पेन इज अ कंज्यूमर गुड ना, खरीद के उसको यूज करूंगी, खत्म हो जाएगा वो। या फिर मिल्क है, उसको कंज्यूम कर लिया, फूड आइटम्स है उसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है, which are used in further process of production are known as capital goods. तो कैपिटल गुड्स में क्या होता है, मशीन्स, प्लांट, फर्नीचर, इन सबको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं कि they are used in
the process of production. तो क्या है, every type of business transactions is concerned with either goods or services. So goods and in the absence of goods and services, business cannot take place. These goods are consumer goods or capital goods. ये आ सकता है MCQ में, दो types of goods. However, services created by business purpose are intangible. ये भी आ सकता है. सर्विसेज कैसी होती है, टैंजेबल जिसको टच कर सकते हो, या इनटैंजेबल जिसको सिर्फ फील कर सकते हो. तो सर्विसेज इनटैंजेबल होती है, गुड्स टैंजेबल होता है. तो इनटैंजेबल विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग द बिजनेस, जैसे कि और वो बोल सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि ये क्या है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब सर्विसेज है. दीज आर ऑल सर्विसेज एंड दीज आर ऑल इनटैंजेबल. गुड्स दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. नाउ कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स. एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन. जैसे आज किया और अब कल नहीं करेंगे, ऐसा बिजनेस नहीं होता. वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक ही बार एक ट्रांजैक्शन कर लिया, उसमें पैसा कमा लिया, बिजनेस है क्या? नहीं है. इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओन मोटर कार and earns profit, then it will not be considered as business activity, क्योंकि इसका रोज का काम नहीं है. अपनी मोटर कार बेची और कमा लिया, रोज का नहीं है, वो बिजनेस नहीं है. बट इफ ही इज अ कार डीलर और वो रोज ही अपने कार खरीदता बेचता है, then it is a business activity. Next point, uncertain returns. In business, the returns are never predictable. कौन ये गारंटी करेगा कि इतना पैसा तो मैं कमाऊंगा ही नहीं? तो बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और ही में सफर लॉस, कुछ भी हो सकता है. नाउ एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क मतलब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है पता नहीं. एक्सपोजर टू लॉस. तो कीवर्ड क्या है? देखो मतलब सबको समझता है, लेकिन एग्जाम में सही वर्ड्स भी तो आने चाहिए ना लिखने के लिए. सो एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस. इट इज ड्यू टू सम unfavorable or undesirable event की लॉस हो गया. Every business will have some or the other risk. Intensity of risk can be minimized but cannot be avoided. आप अपनी रिस्क अलग अलग मेजर्स, जैसे मैं इंश्योरेंस करवाती हूँ तो मैं अपनी रिस्क कम करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं रिस्क को कम कर सकती हूँ. Intensity of risk can be minimized but it cannot be avoided. Certain factors are beyond the control of businessmen. ठीक है, जैसे कंज्यूमर के टेस्ट एकदम से चेंज हो गए, लाइक डिसलाइक फैशन चेंज हो गई, तो उसमें आप क्या ही कर लोगे. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आपको पता ही होता आग लगने वाली तो आप लगने थोड़ी ना देते. तो दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज, आज बाढ़ आ गई, क्या कर लोगे? सो नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स. तो वो पूछ सकता है कि क्या बिजनेस का रिस्क आप पूरा टोटल एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते. कुछ एलिमेंट तो हमेशा ऐसा रहेगा जो कि आप उसको नहीं हटा सकते. रिस्क को कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते. लास्ट पॉइंट नंबर 10, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. किसी भी बिजनेस का एम होना चाहिए, और मैं सर्विस दे रही हूँ. सी, although it is not a business, it is a profession which we will take talk about later, but ultimate aim क्या है कि मैं जिसको भी सर्विस दूं वो सेटिस्फाई होके जाए. सेम वे बिजनेस का अल्टीमेट एम क्या है? इट इज नॉट अर्निंग मनी, बस पैसा कमा लो. नो, वो बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगेन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस क्या है? तो आंसर इज व्हाट? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सैटिस्फाइंग द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस. ये की लाइन है इसकी. क्वालिटी प्रोडक्ट दो, क्वालिटी सर्विसेज दो रीजनेबल प्राइस में. नाउ दिस इज व्हाट विल अट्रैक्ट टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. नाउ अब बिजनेस के बारे में बात की, अब प्रोफेशन के बारे में बात करूं. प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशन. कीवर्ड, वो अपना एजुकेशन यूज करेगा, नॉलेज यूज करेगा, स्पेशल स्किल यूज करेगा टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम. देखो आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक एजुकेशन लिया, सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हुई, नॉलेज लिया, अपनी स्किल्स को शार्पन किया, एनहांस किया, सर्विसेज रेंडर की, सब काम प्रोफेशन के. एग्जाम्पल,
डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, सो एंड सो, ठीक है। तो प्रोफेशन में कीवर्ड्स एजुकेशन, नॉलेज, स्पेशल स्किल, एक्सपीरियंस, रेंडर सर्विसेज, इसके बिना अच्छा आंसर नहीं बनता, ये आपको लिखना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, कुछ तो एम होगा, कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा, फिर फाइनेंशियल रिटर्न्स है, फ्री में नहीं काम कर रहे हैं, कैपिटल लगानी पड़ेगी बिजनेस में, मेंबरशिप, जैसे इन डॉक्टर्स के लिए अपना डॉक्टर का एसोसिएशन होता है, उसमें रजिस्टर करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI में रजिस्टर करना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आज यदि मेरे पेरेंट्स सीए थे तो वो बिजनेस में इनहेरिट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी डिग्री तो मुझे खुद ही कमाना पड़ेगी, खुद को एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो माय डिग्री कैन नॉट बी ट्रांसफर टू माय चिल्ड्रन। यदि मैं सीए हूँ, मेरे बच्चे को पढ़ के लिख के मेहनत करके खुद से सीए बनना पड़ेगा। आज मैं मरूंगी तो मेरी डिग्री तुझको, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसके बारे में फीचर्स ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। एम क्या है? प्रोफेशन का एम भी है अर्निंग मनी, लेकिन कैसे? बाय रेंडरिंग सर्विसेज, किसको? टू द क्लाइंट्स, क्यों? टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉपर लाइन में अर्निंग मनी कैसे? सर्विस रेंडर करके, किसको? टू देयर क्लाइंट्स, कैसे? बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो ये एम है। खुद के हाथ से एक बार लिखोगे तभी परफेक्ट आएगा। ओके। क्वालिफिकेशन, दे हैव टू अक्वायर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। हर प्रोफेशन का एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। दिस नॉलेज हैज टू बी अक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग से ही वो नॉलेज आता है। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज अक्वायर्ड। जब तक तुमने वो नॉलेज ही नहीं लिया, आज तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, किसी का ऑपरेशन जाके करोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो नॉलेज लो और फिर प्रैक्टिस करो, दैट इज क्वालिफिकेशन। नाउ फाइनेंशियल रिटर्न्स, मतलब तुमको क्या मिलता है? देखो, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हमको क्या मिलेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस मिलती है। ओके। सो ये कीवर्ड है, यू गेट प्रोफेशनल फीस इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज, ठीक है। एंड कोई इनकम फिक्स नहीं है, कितनी होगी मैं नहीं बता सकती। प्रोफेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड भी। अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, बट यही यदि वो खुद का प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको फीस मिलेगा। इट इज सो जनरल। यदि आप 3-4 बार पढ़ोगे, कीवर्ड्स का नोट बनाओगे, आप आंसर मस्त में लिख लोगे। हेड पॉइंट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज कैपिटल। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, खुद अपना प्रोफेशन करो। जॉब है तो कोई बात नहीं, आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको सैलरी मिल जाएगी। बट यदि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स है तो दे रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए। इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन कि आपको, अब डॉक्टर है तो उसको तो यदि अपना क्लिनिक सेटअप करना है तो पैसा चाहिए ही ना। Now, registration and membership. Every profession has a council which regulates the activities of professionals. तो council होता है, वो हमारे लिए rules लिख के देते हैं, हमको वो follow करने हैं। These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate of practice. COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को COP होगा तो ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, ICAI फुल फॉर्म लर्न करना पड़ेंगे ये सब। लॉयर का क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। ICAI किसका है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का। द कोड ऑफ कंडक्ट, जो तुमको बचपन में सिखाया ना, मॉरल साइंस, वो तुम्हारे लिए मॉरल साइंस था। एक प्रोफेशनल के लिए वो मॉरल साइंस क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। ये करो, ये मत करो। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू अक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल। अब मैं एक कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक सीए के पास कुछ काम आएगा, तो ये बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो
फाइंड आउट करेगा कि उससे पहले ये काम कौन से सीए के पास था, अश्योर करेगा आपकी फीस तो पे हो गई है ना, आपका पहले पुराना फीस क्लियर होना चाहिए, फिर मैं ये काम लेता हूँ. दैट इज बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट अ सीए शुड फॉलो. ठीक है. सो कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं, मॉरल साइंस. नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. मैंने बोला ना कि मेरा डिग्री मेरी बेटी नहीं ले सकती, उसको उसके लिए खुद के लिए कमाना पड़ेगा. सो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, they cannot transfer his medical practice to his son or daughter who is not completed medical education. तो मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती. नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल अपने फीस चार्ज करता है इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज. एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट डिजाइंस द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस के लिए. तो प्रोफेशनल का मैंने आपको सिखाया. अब नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट. In an economic activity in which people work for others, और बदले में क्या मिल रहा है? सैलरी. रिलेशनशिप क्या है? जिसने काम दिया वो एम्प्लॉयर, जो काम मिला है वो एम्प्लॉय. देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर इज द पीपल हु ऑफर्स द जॉब एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जॉब इज द एम्प्लॉय. समझ में सब आ रहा होगा, थोड़ा टाइम देके लर्न भी करना. Remuneration and terms and conditions are agreed by both of them. तो मैं तुमको इतनी रेम्यूनरेशन दूंगा, तुम्हारे वर्किंग टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, इतने घंटे तुमको काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, वो सब डिसाइड हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट. फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. एम क्या है वापस से देखते हैं. देन क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं. मॉनेटरी रिटर्न्स क्या है वो देखते हैं. कैपिटल कितनी लगती है वो देखते हैं. रजिस्ट्रेशन कहीं कराना पड़ता है क्या वो देखते हैं. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क. ये किसके जैसे है? इसके फीचर्स किसके जैसे? प्रोफेशन जैसे. तो वहाँ फीचर्स लिखने आए तो यहाँ तो अपने आप ही आएंगे ना, हेड पॉइंट्स तो आ ही गए ना. और एम्प्लॉयमेंट में तुमको समझता है ना एम क्या होगा? दूसरे के लिए काम करो, सैलरी लो. चलो देखते हैं. एम, अर्न मनी for meeting needs of employees and employers, बदले में लिया सैलरी. सिंपल सा. क्वालिफिकेशन, हर एक जॉब का अपना क्वालिफिकेशन होता है. यदि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे बैंकर है, कोई बैंक के लिए काम कर रहा है, अलग क्वालिफिकेशन. एक वॉचमैन बाहर खड़ा है, उसका भी अलग क्वालिफिकेशन होगा, राइट. ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन. स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर नेचर ऑफ द जॉब. For skilled job, some specific qualifications are required. Skilled job मतलब वही वो काम कर सकता है. नर्स आज किसी को तुम लोग को खड़ा करा दे, असिस्ट करो डॉक्टर को, तुमको समझेगा क्या उसको क्या देना है? तो हर एक जॉब का अपना क्वालिफिकेशन है, जैसे जॉब ऑफ अ नर्स. बट जो अनस्किल्ड लेबर है, जैसे जो स्वीपर है, ऑफिस बॉय है, वॉचमैन है, ये लोग अनस्किल्ड लेबर है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है. ठीक है. नाउ मॉनेटरी रिटर्न. तुम दूसरे के लिए काम कर रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो? वेजेस एंड सैलरीज. ये तो सिंपल लॉजिक है. इज गिवन टू एज फाइनेंशियल रिटर्न्स टू द एम्प्लॉयज. जो अब देखो वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है, ये तो अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं ना हम लोग. वेजेस आर पेड डेली और वीकली, सैलरी इज पेड मंथली. ये आ सकता है डिफरेंस. वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? सैलरी के साथ और क्या क्या मिलता है? अलॉन्ग विद सैलरी बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे, सब्सिडाइज्ड फूड, कैंटीन वगैरह, ये सब एम्प्लॉयज को मिलता है जनरली. यदि एम्प्लॉयर थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा रेप्यूटेड हो, तो ये सब भी देता है. नाउ कैपिटल. मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस थोड़ी ना है या मेरा प्रोफेशन थोड़ी ना है जो मुझे कैपिटल लगानी है. नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट. ये पूछ सकते हो कि कौन सा वो चीज है जिसमें कैपिटल नहीं चाहिए? आंसर एम्प्लॉयमेंट है. बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब. रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. Every employee has to follow the rules and regulations mentioned in the terms and conditions of employment contract. Non-transferability. Employment cannot be transferred from one person to another. Example, if a teacher retires, एक teacher ने retire किया, then he cannot transfer his job to his son or daughter. Nature of work. मैं transfer नहीं कर सकती.
ठीक है ना। फिर नेचर ऑफ वर्क, every employee is expected to complete the work which is to be given to him. The nature of job decides the nature of work. जो काम दिया समय पे कर दे, सही से कर दे, that is what a employer expects from a employee. अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। आप बिजनेस करते हैं पैसे कमाने के लिए कर लें, क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं? तो आंसर इज नो। दो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पैसा कमाना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सो अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। देखो इधर एमसीक्यू बन रहा है, क्या चीज चाहिए कि बिजनेस जिंदा भी रह जाए, टिका भी रह जाए कॉम्पिटिटर्स के सामने, और आगे फ्यूचर में ग्रोथ भी हो? आंसर क्या है? प्रॉफिट। सेकेंड, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, business organization have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers. So economic objective, मुझे लोग भी तो ढूंढने पड़ेंगे जो मेरी सर्विस ले, तो you have to work hard to create new customers, और अपने जो current customers है तुम उसको maintain भी करो और नए भी ढूंढो, that is also economic objective. Then innovation, आप कोई नया चेंज, देखो इनफैक्ट तुमने कभी देखा है टीवी पे फिलिप्स का एड आता है, इनोवेशन एंड यू, नई नई चीजें बनाए ताकि लाइफ इजी हो जाए। तो डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का फुल फॉर्म ध्यान रखो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने कितने ऑर्गेनाइजेशंस कितना कितना पैसा स्पेंड करते हैं। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट सर्वे करते हैं, नया टेक्नोलॉजी कौन सा बना सकते हैं, कौन सा यूज कर सकते हैं, ये सब इनोवेशन इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यदि लोगों ने इनोवेट नहीं किए होते, फैन, टीवी, लैपटॉप, हमारी लाइफ इतनी इजी होती नहीं। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, देखो हर रिसोर्स, मैं बोलती हूँ हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, सारे के साथ सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है। जितने रिसोर्स हैं उसको अच्छे से यूज करो, वेस्ट मत करो। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड हैव ऑल्टरनेटेड यूजेस। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तुम उससे बेड भी बना सकती हो, अलमारी भी बना सकती हो, टेबल भी बना सकती हो, चेयर भी बना सकती हो, ये उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। They should be used to its maximum and should not be wasted. इन्हीं वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज, फालतू की लकड़ी कट रही है, दैट इज रॉन्ग। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लेंड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। एंड जितने भी रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, ये अगेन एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, हर रिसोर्सेज का हर रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज होता है, इनको हमको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, तुम क्या सोसाइटी के लिए कर रहे हो एज अ बिजनेस। इनफैक्ट इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, तुमने देखा होगा ना, कोरोना में मिस्टर रतन टाटा, दैट इज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर, उन्होंने 500 करोड़ डोनेट किया है फॉर हेल्पिंग इंडियन पीपल इन द टाइम ऑफ कोरोना। तो ये वो बिजनेस कर रहे थे। सिर्फ बिजनेस नहीं करता है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी, दैट इज कैसे वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दे, वो भी तो देखता है ना बिजनेस। सो वी विल टॉक अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, employment generation, welfare of employees, help to solve social problems and contributing to the welfare of the society. ये social objectives है। ये last topic है for the day and then we'll end. Supplying quality products. किसी को कुछ पूछना है? मैम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कुछ लीगल बेसिस पे कुछ नहीं आता, लाइक लॉ एंड एथिक्स के ऊपर। लीगल इज अलग, सोशल इज अलग। लीगल इज अलग, सोशल इज अलग। ओके, तो सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट,
Every business has to provide quality products to its customers. देखो सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ मैं बोलूँ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो एट रीजनेबल प्राइस दो तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा. क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी. मतलब जो भी बेच रहे हो मिलावट मत करो, प्योर है, सेफ होना चाहिए. जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो, ये नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सेफ्टी होना चाहिए, चलना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए एंड यूजफुल होना चाहिए. तो देखो ये कीवर्ड्स हैं, डार्क में लिख दिए हैं. और करना एक दो बार रीड करके लिखना आपकी जिम्मेदारी. एक बार हाथ से लिख लो, नोट्स बना लो, टाइम लगेगा पर जो बच्चा खुद से लिखेगा, तो ये मैंने लिखा है, आप जो खुद से लिखोगे वो आपको ही यूज करेगा लॉन्ग रन में, है ना. और कॉन्फिडेंस जो आपका आएगा वो अलग ही होगा. नाउ अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. क्या करो, गलत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत दो. जो आपका प्रोडक्ट कर सकता है उतना ही बताओ. देन रॉन्ग मेजरमेंट. ये मत करो कि 1 kg की बजाय 950 ग्राम उसको तोल दिया. दैट इज रॉन्ग, शुड बी अवॉइडेड. ब्लैक मार्केटिंग. पहले तो डम किया सामान, अब ज्यादा महंगा हो गया, अब बेच रहे हैं. ब्लैक मार्केटिंग. It is important for survival and growth of business unit. So unfair trade practices को avoid करो. That is one thing. Next is employment generation. Business is a socio-economic institution. Business should create jobs for skilled and unskilled people. दोनों की यदि काम नहीं है तो अपना घर कैसे चलाएगा बेचारा इंसान. So it should provide employment opportunities to economically backward persons also, divyang persons also, who are physically challenged. But मैं आपको just out of the blue मैं आपको एक बात बताती हूँ. There is a postal service that was in news. देखो उस postal service ने सिर्फ दिव्यांग persons को ही वो दिया है, दिव्यांग persons को ही जॉब पे रखा है. तो उनको काम मिल रहा है. और ये कितनी मतलब ये थॉट भी कितना अच्छा है कि हमने ऐसे लोगों को काम दिया है. और द ओनर ऑफ दैट बिजनेस सेज कि वो नॉर्मल पीपल से बेटर काम करते हैं बिकॉज सारा फोकस वहीं पे रहता है अपने काम पे. एंड यू नो सोसाइटी नीड्स मोर सच पीपल जो ऐसा इनिशिएटिव लें. नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. Skilled and unskilled workers are the part of the society. So if employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. So हम लोग बोलते ही है ना कि जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं उनको अच्छे से रखो, फैमिली जैसे ट्रीट करो, and then see where you go. This can be achieved by providing fair and regular remuneration. जो मार्केट में रेट है वो उनको दो, रेगुलर बेसिस पे दो, गुड वर्किंग कंडीशंस, impartial personal policies offering incentives etc. So this is welfare of employees. वो खुश रहेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगा. उसको रेगुलर टाइमली पैसा दो, उनका पैसा काटो मत, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दो एंड इंसेंटिव्स दो. नेक्स्ट, help to solve social problems. Due to rapid industrialization, many social problems like traffic jams, growth of slums, air and water pollution, ये सब हो गया. Business should be aware of this and should try to reduce them. कि जो भी ये प्रॉब्लम्स है उसको हम कम कर सके. कैसे कम पोल्यूशन फैलाएं, कैसे जो ये स्लम्स है एटलीस्ट है तो भी क्लीन कैसे रख सकते हैं. Contributing to the welfare of the society, business house should take care of general welfare of the society. जैसे कि मैंने आपको टाटा ग्रुप का एग्जांपल दिया, डोनेशन फॉर अ गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन, ये सब चीज. अभी प्रॉफिट इज एनी लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉफिट का रोल क्या है? एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद द एम टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. आपकी कॉस्ट कम है और आपका रेवेन्यू मतलब आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है, तभी तो आप प्रॉफिट करोगे ना. फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ठीक है, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सो
for the next thing we'll be continuing in the next class. There is some messages coming up, so वो just check करो आप.